नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस वीडियो में हम मॉड्यूल 18 को देखने वाले हैं, जो कि आपका हिंदी माध्यम में होगा। ये मॉड्यूल्स आपके यूपीपीएससी वीईओ प्री 2022 के लिए हो रहे हैं। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो आता है तो उसका सही टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको फ्री में आप देखेंगे वॉइस लेक्चर्स हो गए, इंपॉर्टेंट पिक्स हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेटेस्ट ट्रेंड्स, पैटर्न, इन सबको फॉलो करते रहिएगा वहाँ पर, ताकि तैयारी निरंतर बनी रहे आपकी। ठीक है, इसी के साथ मॉड्यूल्स जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ, एज यूजुअली मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि उन मॉड्यूल्स पर आधारित यहाँ पर कुछ 25 क्वेश्चंस पेड क्विज कराए जा रहे हैं, जिनको आपको डेली देखना है। क्योंकि मॉड्यूल्स देखिए, इसके बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए तो तैयारी बेहतर हो सकेगी। सिर्फ मॉड्यूल्स देखने से, सिर्फ बुकिश लैंग्वेज को जो है याद करने से कुछ नहीं होगा, जब तक प्रश्नों की प्रकृति नहीं समझेंगे। इसी तरह से निरंतर बने रहिए हमारे चैनल पर और कोई भी मॉड्यूल्स को स्किप मत करिए। कोई भी मॉड्यूल उठाते हैं उसको पूरा देखिए, क्योंकि हर मॉड्यूल में 3 सब्जेक्ट्स लिए गए होते हैं और हर टॉपिक को अलग अलग टाइम पे हम उसको कंटिन्यू आगे कंप्लीट करवाते रहते हैं। तो हर मॉड्यूल कंप्लीटली देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस मॉड्यूल में हम क्या नया लेकर आए हैं? प्राचीन भारत का इतिहास। लास्ट टू लास्ट मॉड्यूल्स में भी मैंने कई बार आपको प्राचीन भारत का, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कई बार पढ़ाया है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उससे जाकर देख लीजिए, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना आपके मन में रह जाए और चीज़ें जो है थोड़ी सी स्पष्ट होती जाएँ, क्लियर होती जाए। तो उसके लिए आपको चीज़ों को लिंक करने के लिए पिछले मॉड्यूल्स को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए देखिए वैष्णव धर्म क्या है। सबसे पहले हम इसे समझते हैं। देखिए, वैष्णव संप्रदाय जो है वो भगवान विष्णु को ईश्वर मानने वालों का संप्रदाय है। जैसे शैव संप्रदाय में क्या होता है, शिव को मानने वाले संप्रदाय लोग होते हैं, संप्रदाय को मानने वाले लोग होते हैं। वैसे वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम जो है वो भागवत धर्म या पांच रात्र मत है। और इस संप्रदाय के जो प्रधान उपास्य देव हैं वो वासुदेव हैं, जिन्हें ज्ञान, शक्ति, बल, वीर, ऐश्वर्य और तेज, इन 6 गुणों से संपन्न होने के कारण भगवान या भागवत कहा गया है। और भगवत के उपासक भागवत कहलाते हैं। और वैष्णव के बहुत से उप संप्रदाय भी हैं, जैसे अन्य संप्रदायों में होते हैं, जैसे वैरागी, दास, रामानंद, बल्लभ, निम्बार्क, माधव। ये सब क्या है, वैष्णव का मूल रूप आदित्य सूर्यदेव की आराधना में मिलता है। आपको ये सारे उप संप्रदाय मिलते हैं। वैष्णव धर्म से संबंधित कुछ और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी समझ लेते हैं यहाँ पर, कि इनका जो विकास है वो भागवत धर्म से हुआ है। ठीक है, और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो ब्रषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा हुआ करता था। कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद में देवकी के बेटे और अंगिरस के शिष्य के रूप में माना जाता है। ये रही मोटी मोटी चीज़ें। ठीक है, विष्णु के अवतारों का उल्लेख हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। शास्त्रों में विष्णु के 24 अवतार माने जाते हैं, इत्यादि बहुत लंबी चीज़ें हैं। यहाँ पर समझना क्या है, जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखकर, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर फैक्ट्स दिए गए हैं। जैसे कहते हैं, विष्णु का पहला जो उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है आपको? ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन देवव्रंद में इनका स्थान गौड़ था। ठीक है, इस समय विष्णु जो है वो सूर्य का एक रूप का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा ये बोलते हैं। और ऋग्वेद में जो है विष्णु को, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट कहाँ पर है, विष्णु को आप देखेंगे ऋग्वेद में विष्णु को क्या क्या कहा जाता है, इनके यहाँ नाम दिए गए हैं। जैसे कि विष्णु को उरुगाय, ठीक है, उरुक्रम और गोपा कहा गया। ये नाम याद रखिएगा, सीधे सीधे आपसे जो है पीटी में डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट बन जाएगा। यहाँ पर आपसे इन चीज़ों से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि ब्राह्मण में जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण आपका उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। अगर आपने पिछले मॉड्यूल्स देखे होंगे तो वहाँ पर आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है,
तो आपका जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें उनको यज्ञ का प्रतिरूप कहा गया है। और संगम युग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि जो आपका संगम एरा है यानी कि संगम युग जो है उसमें विष्णु को तिरुमल और कल लवड़म कहा गया है। तो पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि संगम युग क्या है आपका, क्योंकि आप संगम युग को समझेंगे तभी चीज़ें समझ पाएंगे कि आखिर यहाँ पर किस चीज़ की बात की जा रही है। तो आइए पहले हम यहाँ पर संगम युग को समझते हैं क्या चीज़ होती। तो देखिए इसमें क्या है कि संगम का मतलब क्या होता है, तमिल कवियों का संघ, परिषद या फिर गोष्ठी से होता है, जिसे हम राजकीय संरक्षण प्राप्त होता है। क्या होता है, जिसे राजकीय मतलब राजकीय संरक्षण प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। इन्हीं कवियों के द्वारा तमिल साहित्य रचा गया और जो संगम साहित्य के नाम से प्रचलित हुआ। संगम काल के बारे में हमें संगम साहित्य के अलावा अन्य स्रोतों जैसे कि स्ट्रेबो, पेरिप्लस हो गया, ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये यानी कि अज्ञात यूनानी लेखक की रचना, इन सब रचनाओं से हमें इनकी जानकारी मिलती है। और संगम मतलब आयोजन में तमिल कवि जो है और विद्वान एकत्रित हुआ करते थे। मोटा मोटा हमें एक सी झलक समझनी है यहाँ पर संगम साहित्य की बात की, जब आगे आएगा तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या होता था कि जैसे ऋग्वेद में विष्णु को अलग अलग नामों से पुकारा गया, वैसे ही संगम युग में क्या हुआ, विष्णु को तिरुमल, ठीक है, किन नामों से, तिरुमल हो गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कल लवड़म हो गया, ये इन नामों से इनको पुकारा जाता था। किसकी बात कर रही हूँ, संगम साहित्य की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। वहीं उत्तर वैदिक काल में, जब हमने शतपथ ब्राह्मण की बात की, उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता हुआ करते थे, प्रजापति, रुद्र और विष्णु, ठीक है। तो विष्णु को लोग पालक या पालनहारी या रक्षक मानते थे। ईश्वर को इसी तरह से मेंशन किया जाता था नामों से। और पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया, और अलग अलग नाम है, देखिए पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया। तो किसने किसको रूप बताया, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न आपके बन सकते हैं पीटी की अगर मैं बात करूँ। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। और इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तदात्म में नारायण से स्थापित हुआ तब वैष्णव धर्म की संज्ञा पांचरात्र धर्म हो गया। तो जब अभी हमने समझा था कि जो वैष्णव धर्म है उसको आप देखेंगे किन किन नामों से पुकारा जाता था, तो उसमें हमने देखा वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय, या प्राचीन नाम इसका भागवत धर्म या पांचरात्र मत है, ठीक है। ये सब इनके नामों से वैष्णव धर्म को जाना जाता था। अब बात आती है कि विष्णु के अवतारों की, तो विष्णु के कितने अवतार थे, इसको हमें समझना होगा। देखिए विष्णु के अवतार जो है इसको लाइन टू लाइन पढ़ना है और समझना ये है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे 4-5 आपको इनके अवतार दे दिए गए, मान लीजिए मैच द फॉलोइंग में, और आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि भाई बताइए ये जो अवतार आपको दिए गए इसके बारे में वर्णन किया गया सामने, तो हमें बताना पड़ेगा किसके बारे में क्या बात की जा रही है। जैसे मत्स्य अवतार है, जो मछली का अवतार हम कह सकते हैं, ये कहते हैं विष्णु का सबसे पुराना अवतार माना जाता है, और ये प्रजापति का अवतार माना जाता है। किसका, प्रजापति का अवतार माना जाता है, ठीक है। कूर्म या कच्छप अवतार का हम कहेंगे, तो समुद्र मंथन के समय क्या हुआ था, विष्णु ने कूर्म यानी कि कच्छप यानी कि कछुए का जो रूप धरकर समुद्र में प्रवेश किया था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला दे रहे वराह अवतार। इसमें क्या हुआ था कि विष्णु के वराह अवतार की प्राचीनतम प्रतिमा हमें कुषाण युग से मिली है, जो कि मथुरा से प्राप्त हुई है। कुषाण युग की ये प्रतिमा है जो कि हमें मथुरा से प्राप्त हुई है, ध्यान रखना है इसको। इसके बाद कहते हैं कि इसमें जो है विष्णु देवी का उद्धार करने के लिए माफी चाहती हूँ, पृथ्वी देवी का उद्धार करने के लिए अवतार विष्णु ने वराह अवतार लिया था। किसका, पृथ्वी देवी का उद्धार करने के लिए, तो ध्यान रखना है। इसके बाद नरसिंह अवतार, हमने कई बार सुना है ये नाम। नरसिंह अवतार जो है इसकी प्रतिमाओं का निर्माण हमें गुप्त काल से मिला, तो ये भी याद रखिएगा किस पीरियड से, किस काल से हमें किसकी मूर्ति है, इस सब चीज़ों के बारे में पता चला है। तो गुप्त काल से हमें जो है नरसिंह अवतार के बारे में पता चलता है कि तैत्रीय में इस अवतार का विवरण मिलता है। इस अवतार की प्रतिमाएं जो है हमें इनका निर्माण गुप्त काल से मिला है। वामन, नेक्स्ट हम देखते हैं वामन अवतार जो आपका है, उसमें इस रूप को धारण करने के लिए विष्णु ने 3 पगों से सारी पृथ्वी को नाप लिया था। कुछ ऐसी चीज़ें भी काफ़ी व्याख्यायित हैं, ठीक है। परशुराम अवतार की यहाँ पर बात की गई है। अब आप चाहें तो यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि परशुराम अवतार के बारे में यदि आप कुछ जानते हैं तो यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद राम अवतार, सीतापुर के मंदिर में राम मूर्ति के बगल में ध्यानी बुद्ध की मूर्ति मिलती है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। कृष्ण अवतार, इसका संबंध बांसुरी वादक तमिल देवता मेयन यानी कि सौवलिया से समझा जाता है। सीधे सीधे लाइन को पढ़ना है क्योंकि इससे डायरेक्ट प्रश्न ऐसे आते हैं। बुद्ध अवतार की बात की जाए तो विष्णु को अवतारों की श्रेणी में शामिल किया गया, बुद्ध को विष्णु के अवतारों की श्रेणी में शामिल किया गया, तो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर बुद्ध अवतार आप समझेंगे बुद्ध से संबंधित बात की जा रही है, क्योंकि मत्स्य पुराण में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की श्रेणी में शामिल किया गया, तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा
चेंजेस लिए गए हैं, थोड़ा सा फैक्ट है यहाँ पर, ठीक है। कल्कि यानी कि कली अवतार, ये हमने कई बार सुना है। कलयुग में जब कल्कि की बात करते हैं, ये विष्णु का भावी आने वाले भविष्य का अवतार की बात की जाती है और ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद घोड़े पर हाथ में खड़ग लिए पृथ्वी पर ये कल्कि अवतार बनकर विष्णु भगवान धरती पर आएंगे। ये हो गई ये बात। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत अलवार कहलाए। क्या कहलाए? अलवार। जैसे हमने अन्य धर्मों के अनुयायियों को पढ़ा ना, वैसे यहाँ पर विष्णु धर्म के जो संत हुआ करते थे वो अलवार कहलाते थे। अलवार मतलब ज्ञानी व्यक्ति कहे जाते थे, एक तरीके को अलवार मतलब ज्ञानी व्यक्ति कहा जाता था। कौन कौन से थे, इनकी 12 संख्या बताई जाती। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखेंगे आप, गोईगई हो गया, ठीक है, गोईगई हो गया, पूडम हो गया, पे हो गया, पेरियालावार हो गया, तिरुमलाई, मतलब पहले ये बुद्ध और जैन धर्म को अपना चुके थे। तिरुमलाई जैसे अलग अलग तरीके के व्यक्ति होते हैं ना, पहले वो किसी और धर्म को मानते थे, फिर किसी और धर्म में आ गए। इसके बाद तिरुमंगई हो गई, ये पहले डाकू हुआ करते थे। तिरुपाल हो गया, फिर लौंडार हो गया, लौंडार अडीप पीढ़ी हो गया, कुलेशखर हो गया, नम्मालवार हो गया, ठीक है, मधुकवि हो गया। अंडाल या कोदई एकमात्र महिला अलवार थी। ओके, तो एकमात्र महिला अलवार कौन सी थी? जो ज्ञानी जिनको व्यक्ति माना जाता था वो थी अंडाल या कोदई जिनको बोलते थे। तो याद रखिएगा, अगर बोला जाए, पूछा जाए, जैसे अन्य संप्रदाय और धर्मों में हम पढ़ते हैं कि इसमें महिलाएं कितनी अनुयायी थी, जैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म में पढ़ा, वैसे ही विष्णु धर्म में जो एकमात्र महिला अलवार थी उस वक्त कौन थी? अंडाल या कोदई थी उनका नाम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मतलब ये जैसे कुछ अलग सा आपको जहाँ पर नजर आए ना उसको तुरंत हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि वहीं से प्रश्न बनता है और हम वही छोड़ देते हैं। तो कहाँ पर जो चीज़ें बहुत डिफरेंट दिखती है उस पर फोकस करना है हमें। इसके बाद हम नीचे की ओर बढ़ते हैं। इसमें नीचे की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखिए पेड ग्रुप से संबंधित यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर्स वगैरह दिए गए हैं, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। अपने एग्जाम से संबंधित, कुछ नोट से संबंधित, या कोई फॉर्म भरने में समस्या आ रही है आपको एग्जाम से संबंधित, या कोई नोट्स हैं, या हमारे किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो इन नंबर्स पर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये नंबर्स आपको दे दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर भागवत धर्म की अगर मैं बात करूँ तो भागवत धर्म जो है, भागवत धर्म को समझते हैं हम। यहाँ पर भागवत धर्म क्या है, ठीक है, किस प्रकार से ये जो है अन्य धर्मों से भिन्न है, इसको समझने के लिए हमें, जैसे विष्णु धर्म जो है वो भागवत धर्म का ही एक रूप है। और भागवत धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी, यानी कि प्रारंभ की जो जानकारी है वो हमें उपनिषद में मिलती है। तो भागवत धर्म का जो उद्भव है वो मौर्योत्तर काल में हुआ था। कहाँ से हुआ था? मौर्योत्तर काल से माना जाता है, ठीक है। तो इस धर्म के जो संस्थापक है किसको माना जाता है? वासुदेव कृष्ण थे। इस धर्म के संस्थापक कौन थे? वासुदेव कृष्ण थे, ठीक है। और जो वृष्णी, आप देखेंगे वृष्णी वंशीय यादव कुल के नेता हुआ करते थे और इनका निवास स्थान क्या था? मथुरा था। और छांदोग्य उपनिषद, ये मैंने पहले भी मॉड्यूल्स में पढ़ा है। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले हमें मिलता है और उसमें कृष्ण को देवकी पुत्र और ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। तो कुछ इस तरह के तथ्य हैं जिन्हें हमें याद रखना होगा। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। वासुदेव कृष्ण का जो पहला अभिलेखीय उल्लेख है वो वेसनगर स्थित गरुण स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है, ठीक है। भागवत धर्म संभवतः क्या कहते हैं? सूर्य पूजा से संबंधित है आपका, ठीक है। किससे? सूर्य पूजा से संबंधित है आपको। और भागवत धर्म का सिद्धांत हमें भगवत गीता में निहित मिलता है। इसके बाद वासुदेव कृष्ण देखेंगे आप, इसमें कई सारे तथ्य दिए गए, जैसे ये धर्म का जो प्रारंभ है वो मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित हुआ, ऐसा माना जाता है, ऐसी कहावत है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर जैसे कहना है कि भागवत धर्म तथा वासुदेव की जो पूजा का उल्लेख मिलता है वो हमें मैशरी देखिए पाणिनि ने किया था, ठीक है। और जैसे यूनानी जो राजदूत थे, इन सब का नाम याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से पूछ सकते हैं प्रश्न। जो यूनानी राजदूत थे मेगस्थनीज, उनके द्वारा कहते हैं कि मेगस्थनीज के अनुसार शूरसेन यानी कि मथुरा के जो लोग थे वो हेराक्लीस के उपासक हुआ करते थे। और हेराक्लीस से इनका मतलब क्या था? वासुदेव कृष्ण से ही है। हेराक्लीस मतलब वासुदेव कृष्ण से ही उनका मतलब है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ऐसी चीज़ों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसका क्या मतलब है। तो मथुरा से इस धर्म का प्रचार हमें धीरे धीरे भारत के अन्य देशों में देखने को मिला। भागवत धर्म की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो भागवत धर्म से संबंध अगर हम बात करें तो प्रथम उपलब्ध जो प्रस्तर है वो स्मारक विदिशा यानी कि वेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर पूजा की थी। ये सब फैक्ट्स हैं, हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है जैसे कि मेगस्थनीज ने क्या कहा कि कृष्ण को हेराक्लीस के नाम से उल्लेखित किया था, हमने अभी समझा था। और महाभारत काल में कृष्ण का तदात्म्य विष्णु से किए जाने के कारण ये वैष्णव धर्म कहलाया। तो ये वैष्णव धर्म क्या कहलाया
कि महाभारत काल में कृष्ण का तादात्म्य विष्णु से किए जाने के कारण ये वैष्णव धर्म आपका कहलाया था। जैन धर्म ग्रंथ की अगर मैं बात करूं तो उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव, जिन्हें केशव नाम से भी पुकारा गया था, उसको 22वें तीर्थंकर यानी कि अरिष्ट नेमी का समकालीन बताया गया था। अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे मैं 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी किसकी बात कर रही हूँ, जैन धर्म ग्रंथ की बात कर रही हूँ। ठीक है, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। और 10 अवतार कैसे हैं, जैसे मत्स्य हो गया, कूर्म यानी कि कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि यानी कि कली, जो हमने अभी स्टार्टिंग में देखे थे। इसके बाद हम आते हैं, इसमें कहते हैं कि जो कुषाण शासक है हुविष्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का हमें सबसे पहले पता चलता है। ठीक है, इसके बाद गुप्त नरेश की अगर मैं बात करूं, गुप्त नरेश की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आप देखेंगे कि गुप्त नरेश वैष्णव मत के अनुयायी हुआ करते थे और उन्होंने अपना जो राजधर्म है इसे राजधर्म के रूप में अपनाया था, वैष्णव धर्म को। और गुप्त शासक जो थे परम भागवत की उपाधि धारण करते थे और विष्णु का जो वाहन है वो गरुड़ गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह हुआ करता था। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि जो आपका जो गरुड़ है वो जो वाहन होता था, विष्णु का जो वाहन होता था, जो वरुण जो उनका वाहन होता था वो गरुड़ जो उनका वाहन होता था वो एक्चुअली गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह हुआ करता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें क्या करनी है, याद करनी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। मेहरौली स्तंभ में लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। ठीक है, इसी तरह से अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 39 नामों का उल्लेख किया है। तो अमर सिंह के आप देखेंगे कि अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में अपने ग्रंथ में 39 विष्णु के नामों का उल्लेख किया है। तो याद रखिएगा किसमें, अमरकोश किसका है, अमर सिंह का है, जिसमें उन्होंने 39 विष्णु के नामों का उल्लेख किया है। ठीक है, गुप्तों के समान ही उनका भी राज्य चिन्ह गरुड़ हुआ करता था और इस मंदिर में 10 अवतार मूर्तियों के अंकित थे। और जो आप देखेंगे दशावतार जो रचित है उसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है, जो हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। और अलवार संतों, जिनको हम, इसका मतलब क्या हुआ करता है, अलवार संत मतलब नॉलेजेबल पर्सन, यानी कि नॉलेजेबल पर्सन मतलब ज्ञानी व्यक्ति की बात करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। अब इसमें देखिए क्या चीज़ बोली गई है नेक्स्ट, कि भागवत और पांचरात्र धर्म के जो वासुदेव कृष्ण हैं उनकी उपासना के साथ ही 3 और व्यक्ति जो हैं जिनकी उपासना के बारे में हमें पता चलता है। उनके नाम क्या क्या, जैसे संघर्षण जो है वो बलराम हुआ करते थे, वो वासुदेव और रोहिणी के पुत्र थे। जो प्रद्युम्न है वो कृष्ण और रुक्मणी के से उत्पन्न हुए पुत्र हैं। इसके बाद अनिरुद्ध की बात की जाए तो प्रद्युम्न के पुत्र हुआ करते थे। तो इसमें भागवत धर्म में वासुदेव यानी कि कृष्ण के साथ साथ और भी व्यक्तियों की जो उपासना की जाती थी उनके नाम यहाँ पर तीनों के दिए गए हैं। इसके बाद हम अगला मूवमेंट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा यहाँ पर क्या किसकी बात की गई है। तो यहाँ पर हमें देखते हैं किस चीज़ के, शाक्त संप्रदाय की बात की गई है। किसकी बात की गई, शाक्त धर्म की बात की गई। तो इस संप्रदाय में मुख्यतः माता दुर्गा या काली की उपासना की जाती है और इस शाक्त संप्रदाय का जो शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध माना जाता है। किसके साथ, शैव मत के साथ, यानी कि शिव को, शैव का अर्थ मतलब शुभ, कल्याण या मंगल, यानी कि शिव की पूजा करने वाले को हम शैव कहते हैं। तो इसका जो संबंध है घनिष्ठ वो शैव संप्रदाय, शैव मत के साथ है। माता दुर्गा की बात हो रही तो शिव के साथ कैसे घनिष्ठ संबंध नहीं होगा। माता दुर्गा का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो हमें मार्कंडेय पुराण में मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, माता दुर्गा का सबसे पहले उल्लेख हमें मार्कंडेय पुराण में देखने को मिलता है। और 64 योगिनी जो मंदिर है जबलपुर मध्य प्रदेश में है ये, इसमें शाक्त धर्म के विकास और प्रगति को प्रमाणित करने के काफ़ी साक्ष्य उपलब्ध हैं। और हमें विदित है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में मातृ देवी की पूजा के प्रमाण भी मिलते हैं, जिसमें मातृ सत्तात्मक के बारे में हमें पता चलता है। जब हमने स्टार्टिंग के मॉड्यूल्स को पढ़ा था तब मैंने इसमें बताया था। ये सब चीज़ें हैं। इसमें देखेंगे कि शाक्त संप्रदाय में हिंदू धर्म के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक है, जिसमें आदि शक्ति यानी कि देवी की उपासना करने वाले संप्रदाय को हम शाक्त संप्रदाय कहते हैं। और इस संप्रदाय में सर्वशक्तिमान को हम देवी माना जाता है। सीधी सी बात है, ठीक है। इसमें देखेंगे कि जैसे आप देखेंगे मत्स्य पुराण में महादेवी के 108 नाम और कूर्म पुराण में 1000 नाम महादेवी के जो है दिए गए हैं। ठीक है, मत्स्य पुराण में इसमें कितने नाम, 108 नाम दिए गए, किसी में 1000 नाम कूर्म पुराण में जो है वो दिए गए। इन सबको याद रखना होगा आपको। इसके बाद हिंदुओं के श्रुति और स्मृति ग्रंथ शाक्त परंपरा का प्रधान ऐतिहासिक आधार बनाते हुए दिखते हैं। इसके अलावा शाक्त लोग जो है वो देवी महात्म्य, देवी भागवत पुराण और शाक्त उपनिषदों पर आस्था रखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात
जो वैष्णववाद है यानी भगवान विष्णु की उपासना करने वाले जो लोग हैं, और शैववाद यानी कि भगवान शिव की पूजा करने वाले लोग, शाक्तवाद यानी कि देवी की शक्ति के रूप में पूजा करने वाले लोग। तो शक्ति की पूजा, शक्ति के अनुयायियों, जैसे हमने पहले अनुयायी देखे वैसे ही शक्ति की पूजा, शक्ति के अनुयायियों को अक्सर हम शाक्त कहते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर अलवार देखा था हमने वैष्णव धर्म में अनुयायियों को, वहाँ यहाँ पर हम उसको शाक्त कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये जो लाइन मैं आपको पढ़ रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने आप में कई प्रश्नों को अपने अंदर समेकित किए हुए हैं। किसकी बात कर रही हूँ मैं? कलिका पुराण की बात कर रही हूँ। ठीक है, कालिका पुराण की मैं बात कर रही हूँ, जो कि आपका शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता है। ठीक है, यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। किसमें? हिंदू धर्म की जो शाक्तवाद परंपरा है उसमें 18 पुराणों में से एक है ये। तो कलिका पुराण का जो संकलन है वो आपको असम क्षेत्र में किया गया है, ऐसा माना जाता है। अब कामाख्या देवी मंदिर हो गया, जैसे है ना, काली का दिव्य स्त्री शक्ति के रूप में वर्णन आपको इसी कालिका पुराण में शाक्त धर्म से संबंधित है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद शैव धर्म के साथ शाश्वत धर्म का घनिष्ठ संबंध हमने समझा है इसको अभी। वैष्णो देवी के मंदिर जो है देवी के सौम्य रूप का भी मंदिर है, देवी से संबंधित मंदिर है, तो उसको भी इसमें समेकित किया हुआ है। कोलकाता में जैसे काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है, असम में कामाख्या देवी मंदिर है ना। और वैसे आप देखेंगे प्रतिहार शासक जो महेंद्रपाल हैं उनके लेखों में भी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी, कांचन देवी, अम्बा जैसे नामों की स्तुति मिलती है। तो इन सब जो देवियों के नामों की जो स्तुति है किन से मिलती है? वो आपकी मिलती है प्रतिहार शासक, किसके? प्रतिहार शासक आपके जो है महेंद्रपाल के लेखों से मिलती है। तो ये याद रखिएगा, किसके जो है शासक के काल से आपको अलग अलग देवियों के नाम यहाँ पर मिलते हैं, और उन देवियों के नाम यहाँ पर क्या क्या बोला गया है, जैसे अम्बा बोला गया, महिषासुर मर्दिनी बोला गया, कांचन देवी, अम्बा बोला गया, इन नामों की स्तुति उनके लेखों से मिलती है। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष जो महालक्ष्मी का अनन्य भक्त माना जाता था। श्रीहर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधीय चरित्र में सरस्वती मंत्र की महत्वता का प्रतिपादन किया है। तो सरस्वती मंत्र की महत्वता जो इसका इंपॉर्टेंस उसका प्रतिपादन किसने किया है? नैषधीय चरित्र में। नैषधीय चरित्र किसके द्वारा लिखा गया? श्रीहर्ष के द्वारा। तो यहाँ पर एक साथ आपको दो फैक्ट्स पता चल गए कि भाई श्रीहर्ष के द्वारा जो है वो आपको नैषधीय चरित्र लिखा गया है, जिसमें आपको सरस्वती मंत्र का उच्चारण, जो सरस्वती मंत्र है उसका महत्वता का प्रतिपादन वहाँ पर किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए असम स्थित कामाख्या कौल मत का भी प्रसिद्ध केंद्र है, और यहाँ पर संप्रति जो शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र देखने को मिलते हैं, जैसे कश्मीर, कांची, असम स्थित कामाख्या मंदिर। ये सब उदाहरण के तौर पर हमें याद रखने होंगे। इसके बाद हम अगला जो नीचे टॉपिक हमें दिया गया है वो है आपका महाजनपद युग। अब महाजनपद युग बाकी से कैसे अलग है, कैसे इसका जन्म हुआ, इन सबको हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप चाहें तो साथ में नोट्स भी बना सकते हैं इनके, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं बीच बीच में देती रहती हूँ। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमें यहाँ पर लिखते भी रहना है चीज़ों। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि महाजनपद युग का जो उदय है वो कैसे हुआ था। देखिए, कहते हैं कि आप देखेंगे कि महाजनपद में आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण से जनपदों का विस्तार हुआ और महाजनपद बने। महाजनपदों ने ईसा पूर्व 6वीं सदी में राज्य का विस्तार किया, और इसके साथ ही साथ कला कौशल की अभूतपूर्व अभिवृद्धि, धन की समृद्धि, ठीक है, व्यापार, वाणिज्य, इन सब में काफ़ी चरमोत्कर्ष उनके सामने आया। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ जो है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है, और 6वीं शताब्दी के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा था, जिसके कारण अतिरिक्त उपज यानी कि सरप्लस प्रोडक्शन जो है उसमें अतिरिक्त उपज होने लगा, और आर्थिक परिवर्तन भी हुए इस कारण से हैं, जिसके कारण व्यापार और वाणिज्य को काफ़ी ज़्यादा बल मिला, उसमें इजाफा हुआ। तो लोहे के हथियारों के प्रयोग से क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई, और इन परिवर्तनों की वजह से ही ऋग्वैदिक कबीलाई जो जनजीवन में दरार पड़ने लगी। भाई इतना समृद्ध हो गए, व्यापार और वाणिज्य होने लगा, अब भाई वहाँ पर कंपटीशन होना शुरू हो गया, तो जिसके कारण क्षेत्रीय भावना के जागृत होने की वजह से नगरों का निर्माण होना शुरू हो गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल के जनपद अब महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। तो कुछ इस तरह का इतिहास इसके पीछे का रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं जैसे कि
अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है। अभी हमने समझा यहाँ पर इसको, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं जो भगवती सूत्र है वो किस धर्म से संबंधित है। आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो आपका ये भगवती सूत्र है वो किससे संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर भगवती सूत्र आपका किससे संबंधित है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर हमें क्या समझना है। कह रहे हैं कि जैसे महाजनपदों की जो कुल संख्या वो 16 थी, जिसका उल्लेख हमें किस में मिलता है, बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय और महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। इसमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ करते थे, ठीक है। ये सब क्या है, आपके महाजनपद हैं, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, उनकी राजधानी उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो 16 महाजनपदों में जो अश्मक है वो एक ही ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी के नदी के किनारे स्थित था। कौन सा, अश्मक महाजनपद। और इस 16 महाजनपदों में बज्जी हो गया, मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो ठीक है, राजतंत्र और गणतंत्रात्मक व्यवस्था को भी यहाँ पर विभक्त किया गया इस तरह से, जबकि शेष जो आपके थे उसमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। महापरिनिर्वाण जो सूत्र है उसमें 6 महानगरों की सूची मिलती है, जैसे चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी, साकेत। और इस काल में मगध ने अन्य महाजनपदों को जीतकर मगध साम्राज्य का निर्माण किया था। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन कर दी गई है जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ आपको बताई गई हैं। आप देखेंगे कि 16 महाजनपदों में 14 राजतंत्र और 2 गणतंत्र हैं, भज्जी, संग और मल्ल थे। और राजतंत्र में 4 सर्वाधिक शक्तिशाली थे, मगध, कौशल, वत्स, अवंती महाजनपद, ये हमने समझा, ठीक है। अब जैसे 16 यहाँ पर क्या मेंशन किया, 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद जो आपके वर्तमान में यूपी में स्थित है, जैसे ये महाजनपद कहाँ कहाँ, काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पंचाल, शूरसेन, चेदी, इन सब में, जिससे हम अभी विवरण में नीचे काफ़ी विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं जैसे कि उत्तर बिहार के वर्तमान जो भागलपुर है और मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते हैं, जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। तो अंग क्या है, ये आपका महाजनपद है, ठीक है, जिसकी राजधानी चंपा थी। इसको हम डिटेल में अभी नीचे पढ़ेंगे। इसके बाद महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों का नाम प्राप्त है, जिसको मैं अभी बता चुकी हूँ आपको डिटेल में। इसके बाद हम अगर नीचे आते हैं तो देखते हैं कि दीर्घ निकाय के अनुसार क्या है कि चंपानगर निर्माण की जो योजना है वो वास्तुकार महागोविंद ने की थी। तो महागोविंद ने किसकी जो है रचना योजना बनाई थी, देखिए चंपानगर निर्माण की जो योजना है वो वास्तुकार महागोविंद ने की थी। तो ये सब चीज़ें हमें इसलिए याद रखनी है क्योंकि भाई सीधे सीधे ऐसी चीज़ों से हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब हमें चीज़ें याद रखनी होंगी क्योंकि ये पीटी के प्रश्न आपके डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करें अगर वैशाली जो है बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य माना जाता है। हमने जब लास्ट टाइम पढ़ा था तो वैशाली के बारे में यहाँ पर डिटेल में जाना था, ठीक है। और पुराणों के अनुसार जो मगध पर शासन करने का वाला जो पहला राजवंश है वो बृहद्रथ वंश था। और इस वंश के पहले राजा क्या थे, बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। ये सब फैक्ट्स हैं। और जिसमें इसकी राजधानी राजगृह को बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का पहला प्रतापी शासक क्या था, बिंबिसार था। हमने बौद्ध ग्रंथ में इसको पढ़ा है। बौद्ध ग्रंथ का के अनुसार मगध का जो प्रतापी जो आप देखेंगे प्रथम प्रतापी शासक था वो बिंबिसार था, ठीक है। कौन था, बिंबिसार था, ये फैक्ट है। इसके बाद ये हर्यक वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था, ये हर्यक वंश से, हर्यक डायनेस्टी से संबंधित था। और बाणभट्ट के हर्षचरित में मौर्यकालीन शासक बृहद्रथ का उल्लेख किया गया है। ये सब चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है उसको देख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे भारत के प्राचीनतम सिक्कों को हम आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। क्या कहते हैं, आहत कॉइन्स कहते हैं या फिर उनको पंचमार्क कॉइन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चांदी के बने हुए होते थे और ये सिक्के जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य काल के मध्य प्राप्त हुआ करते थे। कब, मौर्य पीरियड में ये प्राप्त होते थे, ठीक है। आइए देखिए महाजनपद और उनके संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिए गए हैं यहाँ पर। जैसे अंग एक महाजनपद है तो अंग की राज्य की राजधानी क्या थी, चंपा थी। तो बुद्ध के समय तक चंपा की जो गणना है भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अतिरिक्त अन्य 5 महानगरों में के नाम क्या हुआ करते थे, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, बनारस दिए गए हैं। प्राचीन काल में चंपा नगरी वैभव और व्यापार वाणिज्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करती थी। इसके प्रमुख नगर यहाँ दिए गए आधुनिक भागलपुर और मुंगेर बिहार है। चंपा का पुराना नाम मालिनी है, तो पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके शासक बिंबिसार के समय यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त थे। अवंती की बात की जाए तो आप अवंती में देखेंगे इसकी राजधानी उज्जैनी और महिष्मती है, ठीक है। अवंती की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं। तो
इसके बाद देखेंगे कि उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। और राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से उज्जैनी प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर हुआ करता था। यहाँ लोहे की खानें थीं, लोहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित किया करते थे। इस कारण ये राज्य सैन्य दृष्टि से बहुत कह सकते हैं कि अत्यंत सबल हो गया था ये महाजनपद। ठीक है, इसके प्रमुख नगर यहाँ पर दिए गए। इसके शासक महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ के शासक चंड प्रज्ञोत थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो क्षेत्र था इसका उज्जैन जिले से लेकर नर्मदा नदी तक यानी कि एमपी की बात कर रहा है यहाँ पर सीधे सीधे। ठीक है, वत्स जो महाजनपद है इसकी राजधानी कौशाम्बी है और इसका क्षेत्र इलाहाबाद मिर्जापुर जिले यूपी में है। शासक कौन था उस समय पे? गौतम बुद्ध बिंबिसार के समकालीन उदयन यहाँ के शासक हुआ करते थे वत्स महाजनपद के समय। ठीक है, इसके बाद उदयन के साथ चंड प्रज्ञोत और अजातशत्रु का संघर्ष रहा यहाँ पर और यहाँ पर कालांतर में अवंती ने वत्स पर अधिकार किया और अंतिम रूप से शिशुनाग ने वत्स को मगध में मिला लिया था। इसके बाद यहाँ पर देखिए अश्मक की अगर मैं बात करूँ तो अश्मक जो महाजनपद आपका है उसकी राजधानी अगर हम देखें तो दक्षिण भारत का एकमात्र ये महाजनपद था। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी और पुराणों से ही पता चलता है कि अश्मक के राजतंत्र की जो स्थापना है वो इक्ष्वाकुवंशी शासकों ने की थी। ठीक है, और ये क्षेत्र नर्मदा गोदावरी नदियों के मध्य का भाग था जो आंध्र प्रदेश में हम देखने को मिलता है और ये एकमात्र महाजनपद है। हमने देखा कालांतर अवंती ने अश्मक राज्य पर विजय प्राप्त कर ली थी और जातक के अनुसार यहाँ की जो शासक है प्रवर अरुण ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और अपने राज्य में इनको मिला लिया था। काशी जो एक आपके देखेंगे, काशी जो आपका महाजनपद है एक्चुअल में ये महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी और सोनंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कौशल और अंग के ऊपर काशी का अधिकार था और काशी का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ब्रह्मदत्त थे जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो शासक हमने यहाँ पर देख लिया। इसका सबसे पहले उल्लेख हमें काशी का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। तो कई 4 वेदों में से अथर्ववेद में हमें काशी का उल्लेख देखने को मिलता है और जातक कथाओं के अनुसार राजा दशरथ और राम काशी के राजा थे। काशी वरुणा और 80 नदियों के किनारे बसा हुआ था और काशी सूती वस्त्र और अश्व व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। कौशल की राजधानी यहाँ पर देखिए श्रावस्ती, कुसावती और अयोध्या है और कौशल के शासक के समय की बात की जाए तो बुद्ध के समकालीन यहाँ के शासक प्रसेनजित थे। ठीक है, कुरु जो महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर थी और बुद्ध के समकालीन यहाँ के शासक कौरव हुआ करते। इनका उल्लेख आपको महाभारत और अष्टाध्यायी में मिलता है। महाजनपद के अंतर्गत मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर का क्षेत्र आता है आपका। क्लियर है। पांचाल में देखेंगे अहिछत्र और काम्पेल इसकी राजधानी है और इसका जो शासक है चुलामी ब्रह्मदत्त था और महाजनपद के अंदर बरेली, बदायूं, फरकाबाद क्षेत्र इसमें शामिल थे। इसका उल्लेख आपको महाभारत और अष्टाध्यायी में मिलता है। किसका? पांचाल की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, प्रारंभ में इसमें 2 भाग हुआ करते। उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिण पांचाल जिसकी राजधानी काम्पेल हुआ करती थी। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे शूरसेन या सूरसेन इसकी राजधानी मथुरा थी। यहाँ के शासक आपके यदुवंशी भगवान कृष्ण हुआ करते थे और बुद्ध के समकालीन शासक यहाँ पर अवंती पुत्र थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कहते हैं शूरसेन महाजनपद आधुनिक व्रज मंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूरसेनोई और इसकी राजधानी मोथेरा कहते थे। मल्ल की बात करूं तो आप देखेंगे कि मल्ल जो है वो बज्जी संघ के समान यह भी एक संघ था जिसमें पावा और कुशीनगर के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित हुआ करती थी और इस महाजनपद में ही महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था इसी मल्ल महाजनपद के अंतर्गत। ठीक है, बज्जी जी की राजधानी मिथिला वैशाली हुआ करती थी। इसके बाद आप देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें थी कि ये 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें बज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के ज्ञात्रक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे और बुद्ध के समय में ये शक्तिशाली संघ हुआ करता था। ये गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। बज्ज महाजनपद जो है वो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ठीक है, कंबोज की अगर बात करूं मैं तो कंबोज में आप देखेंगे कि इसकी जो राजधानी हाटक यानी कि वैदिक युग में राजपुर है। पाकिस्तान के रावलपिंडी, पेशावर, काबुल घाटी क्षेत्र में स्थित है और ये क्षेत्र जो है श्रेष्ठ घोड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो इनके अपने अपने क्षेत्र की कुछ प्रसिद्धि के कारण भी है जिसको हमने देखा है। चेदी अगर महाजनपद की बात की जाए तो इसकी राजधानी सोत्तीवती यानी कि शुक्तिमती है। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड का यमुना नदी क्षेत्र इसमें शामिल होता है। छठी ईसा पूर्वी में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित हुआ करता था। गांधार महाजनपद इसकी राजधानी तक्षशिला है। गांधार के शासक द्रुही वंश थे
और ऊनी वस्त्र टेक्सटाइल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसका दूसरा प्रमुख नगर है पुष्कलावती था, ठीक है। और मत्स्य महाजनपद, इसका राजधानी विराटनगर है। इसमें राजस्थान के अलवर, जयपुर, भरतपुर क्षेत्र शामिल था। और मगध जो जनपद, आपका आखिरी जो जनपद है मगध, अगर मैं बोलूँ तो इसकी राजधानी गिरिवज्र और राजगीर या राजगृह है मगध की। और इस मगध का जो प्राचीनतम राजधानी है वो गिरिब्रिज था, ठीक है। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई और यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है। इसे आधुनिक बिहार के पटना या गया जिले तक व्याप्त है, ठीक है। यहाँ पर हमने इस एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा कवर किया है। अब हम आगे अगला सेगमेंट शुरू करें। इससे पहले देखिए यहाँ पर कुछ कॉल डिटेल्स दी गई हैं जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपने एग्जाम से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई नया कोर्स ज्वाइन करना है या फिर पेड ग्रुप कोई ज्वाइन करना है तो उसके लिए यहाँ पर डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर ज्ञान सर का आपको मैसेज दिया गया, उन्हें मैसेज करके कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जाम से संबंधित तो आप उनसे ले सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। हमारे वीडियोज़ आपके लिए हमेशा फ्री थे, फ्री है, फ्री ही रहेंगे। बस निरंतर जुड़े रहना है आपको हमारे चैनल के साथ। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि सब इसका भरपूर लाभ उठा सकें। आइए नेक्स्ट सेगमेंट की देखिए। कृषि सुधार को समझने से पहले हमें समझना है कि कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का एक प्रमुख घटक है और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि अत्यंत पिछड़ी हुई अवस्था में थी, जिसकी वजह से उस समय कृषि में श्रम और भूमि की उत्पादकता थोड़ी कम थी। किसान परंपरागत कृषि पद्धतियों में कृषि किया करते थे और कृषि कार्य केवल जीवन निर्वाह के लिए ही किए जाते थे। उस समय उन दिनों बड़े पैमाने पर कृषि का वाणिज्यीकरण भी नहीं हुआ था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय एक्चुअली में कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों का जो योगदान है लगभग 50% था। लेकिन उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की भागीदारी लगातार कम होती जा रही है। इस तरह से हमें चीज़ों को देखना है। और अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो देश की आबादी का 54.6% कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगा हुआ है। और कृषि क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास की वजह से एग्री वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन, सप्लाई चेन, डेयरी, पोल्ट्री, मांस, मछली, बागवानी इत्यादि गतिविधियों में रोजगार और स्वरोजगार के कई अवसर बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि कृषि में सुधार की बात की जा रही है। आप देखेंगे कि जो हाल ही में कृषि सुधार से संबंधित आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ है उसमें कुछ नए कानूनों को जोड़ा गया है जिसमें छोटे और सीमांत किसानों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए इसको बनाया गया है। छोटे और सीमांत किसान क्या होते हैं, पहले हम उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सीमांत किसान की अगर मैं बात करूं तो इसमें जिनकी कृषि जोत का आकार यानी कि कृषि योग्य भूमि 1 हेक्टेयर से कम होती है। और छोटे किसानों की अगर मैं बात करूं तो कृषि योग्य भूमि 1 हेक्टेयर से या 2 हेक्टेयर के बीच होती है, ठीक है। तो उनको अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। और ऐसे कृषकों की जो संख्या है हमारे देश में कुल किसानों में लगभग 85% है। नए कृषि लॉज लेकर आए हैं ताकि किसानों को बाजार में प्रतिबंधों से आज़ादी मिले, ठीक है, ताकि बीच में कोई किसी और का हस्तक्षेप ना हो, डायरेक्ट उनको बेनिफिट्स मिल सके। नए कृषि कानूनों से उनमें कृषि के क्षेत्र में नए युग का भी जो है शुरुआत होगी और वहीं पर किसानों को भी अधिक लाभ होगा, ना केवल कृषि के क्षेत्र में बल्कि उनके जीवन स्तर में भी काफ़ी सुधार आएगा, ठीक है। उनके लाइफस्टाइल में भी बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपके कृषि सुधार से संबंधित एग्रीकल्चर रिफॉर्म की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। इसके बाद हम नीचे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या, देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है, चलिए अब हम इसको चलिए देखिए अपनी स्क्रीन पर आत्मनिर्भर भारत अभियान। आप देखेंगे कि ये नए भारत का विज़न है और 2020 में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से आत्मनिर्भरता के आह्वान के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी और 20 लाख करोड़ रुपए यानी कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा भी की थी। इसके उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो देश और उसके नागरिकों को हर तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। इस क्रम में अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना प्रणाली, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग को आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ के रूप में वहां पर रेखांकित किया गया था। इसका लक्ष्य था कि वैश्विक बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सुरक्षा अनुपालन में सुधार और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ प्रतिस्थापन पर ध्यान केंद्रित करते हुए आयात पर निर्भरता को थोड़ा कम करना था। यह अभियान स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्व पर केंद्रित है।
ठीक है, आत्मनिर्भरता का ये जो विचार है वो किसी बहिष्करण या अलगाववादी रणनीतियों का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसमें पूरी दुनिया के लिए मदद की भावना भी शामिल है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि इसमें और क्या चीज़ें हैं, जैसे कब शुरू किया गया ये हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें देखेंगे कि जिससे 130 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर हों और हम कोरोना वायरस के टाइम पे, कोरोना टाइम पीरियड के टाइम पर हमने इसे लड़ने में सक्षम होने के लिए ऐसा ऐलान किया था प्रधानमंत्री ने। इसके बाद ही देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कई योजनाओं को इसमें शुरू किया गया, जिससे देश की इकोनॉमिक कंडीशन को जो है वो गति मिल सके। ठीक है, और फिर इसके बाद आत्मनिर्भर अभियान के तहत कृषि और खाद्य प्रबंधन क्षेत्र में बहुत सारी बड़ी घोषणाएं भी की गई थी और कृषि ढांचा निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ राशि की धनराशि सुनिश्चित की गई थी, जिसमें आप देखेंगे सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करणों की स्थापना के लिए 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई और प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। तो कुछ इस तरह से वहाँ पर आंकड़े जो है आपको दिए गए थे। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम, कृषि विपणन, कृषि उत्पाद मूल्य, गुणवत्ता, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जैसी योजनाएं भी शुरू की गई थी उस वक्त में। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि इनका टाइम पीरियड भी हो सकता है आपसे पूछ ले, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर याद रखनी होंगी। ठीक है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड की जो बात की गई थी। ठीक है, इसी के साथ और हम इसमें चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि और क्या क्या चीज़ें इसमें भविष्य के लिए क्या कहा गया था कि भविष्य के लिए एक रणनीति का निर्णय करना, जैसे आत्मनिर्भरता के मार्ग पर सफल होने के लिए हमें क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला और स्थान निर्णयों पर विचार करने वाले एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण को अपनाना आवश्यक हो गया है। ठीक है, उस टाइम की ये बात की जा रही थी जब किस तरह से लॉकडाउन में चीज़ें जो अव्यवस्थित हो गई थी, तो उसमें मांग में वृद्धि करना, जैसे लॉकडाउन से बाहर निकलते देश के लिए आर्थिक पैकेज के लिए अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है। ग्रीनफील्ड अवसंरचना पर व्यय करना इसका सर्वोत्तम तरीका उस वक्त माना गया। इसके बाद अवसंरचना व्यय विशिष्ट रूप से ऐसी संरचनाओं का सृजन करता है जो उत्पादकता में वृद्धि करती है और लॉकडाउन से सर्वाधिक प्रभावित हुई आबादी के उस हिस्से के व्यय करने की शक्ति का विस्तार करती है जो दैनिक वेतनभोगी मजदूर के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आत्मनिर्भरता के लिए सरकार के आह्वान ने एक नया महत्व हासिल कर लिया था उस वक्त, और विश्व जनसंख्या का लगभग 6वां हिस्सा रखने वाले भारत जैसे देश के लिए आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हेतु वस्तुतः सूक्ष्म वैश्विक अंतर संबंधों और संभवतः अधिक सघन वैश्विक नेटवर्क की आवश्यकता भी वहाँ पर देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, आत्मनिर्भरता का जो अभियान है वो शुरू किया गया था, किस उद्देश्य से शुरू किया गया था हम सबको वहाँ पर बेहतर तरीके से पता है। कोविड के टाइम पर इसको शुरू किया गया था और क्यों इसकी ज़रूरत थी वो सब हमने यहाँ पर देखा समझा। इसके बाद आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पर कृषि ऋण, इसका मतलब है एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कृषि ऋण में हमने किन किन चीज़ों को देखना है वो समझ लें। देखिए, आप देखेंगे कि इकोनॉमिक जो आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में छोटे और सीमांत किसानों को बड़े पैमाने पर फाइनेंशियली हेल्प की गई है, सहायता उपलब्ध कराई गई है। छोटे और सीमांत किसानों को हमने देखा था स्टार्टिंग में, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। तो इसमें क्या है कि किसानों की कृषि संबंधी गतिविधियों को कंटिन्यू चलाने के लिए समय पर ऋण की उपलब्धता को प्रमुखता दी गई है। 19-20 में हमने देखा कितना ऋण उपलब्ध कराया गया है, फिर इसके बाद समय के साथ साथ कितना क्या ऋण किसानों को उपलब्ध कराया गया है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में कृषि ढांचा विनिर्माण कोष के तहत दिए जाने वाले इस ऋण कृषि क्षेत्र को और अधिक लाभ पहुँचाएगा। भाई अब उनको ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है तो नई नई चीज़ों का कृषि में सुधार करेंगे। और ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि किस तरह से कृषि में इस तरह से वित्त उपलब्ध कराकर उनको सहायता प्रदान करके उनके लाइफस्टाइल को भी कितना चेंज किया जाएगा और उनमें कृषि में कितना सुधार किया जाएगा, वो सब चीज़ों को हमने वहाँ कवर किया। जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसके अनुसार फरवरी 2020 में बजट की जब घोषणाएं हुई थी तो उनके अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था। किसकी बात कर रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था फरवरी 2020 में। तो हमें यहाँ पर क्या समझना है कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है। आप देखेंगे कि ये जो क्रेडिट कार्ड है किसान क्रेडिट कार्ड, इसके स्टार्टिंग आप 1998 में देखने को मिलती है। उस समय तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे श्री यशवंत सिन्हा के द्वारा इसको शुरू किया गया था।
और किसान क्रेडिट कार्ड संस्थानित ऋण तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रभावी, हम कह सकते हैं, पहल थी। ऐसे किसानों को 5,000 कह सकते हैं या अधिक मूल्य के उत्पादन ऋण के लिए योग्य हैं, वे किसान क्रेडिट कार्ड के हकदार होंगे। और इसमें क्या है कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को बहुत ही कम ब्याज पर वित्त उपलब्ध कराना होता था। इसके साथ ही आप देखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड 5 वर्षों के लिए वैलिड होगा और प्रत्येक निकासी का भुगतान जो है 12 महीने के भीतर ही करना होगा। नाबार्ड क्रेडिट कार्ड के प्रबंधन इकाई है, जबकि सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंक इसे किसानों को वितरित करते हैं। और मार्च 2012 में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ATM कार्ड निर्गत किए जा रहे थे उस वक्त, ठीक है, 2012 की बात है। तो मतलब कब उनको उसके क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं वो सब उसमें मेंशन किया गया है। तो किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, बेसिकली यहाँ पर ये समझने वाली चीज़ थी, तो आपको इसको समझ में आएगा, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी स्टेटमेंट्स के साथ आपसे पूछा जा सकता है वहाँ पर, ठीक है। अब आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 में कुल इतने किसान क्रेडिट कार्ड जो है मछुआरों और मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि इनके अतिरिक्त मछुआरों और मत्स्य पालकों को 4.04 लाख आवेदन बैंकों में क्रेडिट कार्ड करने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। तो ये सब आंकड़े हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हम नीचे मूव करते हैं। क्या है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति क्या है। आइए अब हम हरित क्रांति को समझ लेते हैं, क्योंकि पीटी से ज़्यादा मुझे लगता है ये आपका मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से आपसे कभी कभी शॉर्ट या फिर वेरी शॉर्ट में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हरित क्रांति क्या है, देखिए, उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा कृषि उत्पादकता में होने वाली वृद्धि के संदर्भ में हरित क्रांति जैसे शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1968 में अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गेट के द्वारा किया गया था। और भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय है वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया जाता है। तो भारत की बात की जाए तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया जाता है। और भारत में हरित क्रांति के क्षेत्र में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि हरित क्रांति के प्रारंभ का श्रेय, इसमें वही सब चीज़ें दी गई हैं। इन्होंने मैक्सिको की पद्धति को भारत में भी अपनाने पर बल दिया और भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी, जो आज वर्तमान समय में भी हम देख रहे हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि किस प्रकार से आप देखेंगे कि भारत के संदर्भ में हरित क्रांति से मतलब होता है कि कृषि उत्पादन में हुई उस तीव्र वृद्धि से है जो ऊंची उपज वाले बीजों और रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, कृषि यंत्रीकरण, बेहतर सिंचाई प्रणाली और नई तकनीकों के फलस्वरूप हुई है। आप देखेंगे कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है 1966 में खरीफ की फसल से हुई है। इसके साथ ही सघन कृषि कार्यक्रमों को भी यहाँ पर अपनाया गया। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण, लघु सिंचाई कार्यक्रम, भूमि संरक्षण जैसे उपाय भी किए गए थे। इन उपायों के ही परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर भागों जैसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि में गेहूं, चावल के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। इसे ही भारतीय कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का नाम दिया गया और आज भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ कंपोनेंट्स भी हैं, ठीक है, जैसे उन्नत किस्म के बीज हो गए। हरित क्रांति के घटक क्या क्या हो सकते हैं, जैसे रासायनिक उर्वरक हो गया, रासायनिक कीटनाशक, खरपतवार नाशक हो गया, बेहतर साख सुविधाएं हो गया, बेहतर भंडारण सुविधाएं हो गया, बेहतर विपणन और वितरण सुविधाएं हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि हरित क्रांति जो है वो अगर हम बात करें भारत में, तत्कालीन कृषि और खाद्यान्न मंत्री जो थे बाबू जगजीवन राम को हरित क्रांति का प्रणेता भी माना जाता है, ठीक है। ये सब फैक्ट्स हैं। इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश पर हरित क्रांति का सफलतम संचालन किया था, जिसके संतोषजनक परिणाम भविष्य में देखने को भी मिले हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर कि क्या इसी में हरित क्रांति की उपलब्धियों में जैसे कृषि आगातों में हुए गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पादन बढ़ा है, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता बढ़ी है, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला है, ठीक है, वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा मिला है, कृषकों के दृष्टिकोण में थोड़े से चेंजेस आए हैं। इसके बाद कृषि में देखेंगे हरित क्रांति के बाद गेहूँ, मक्का, गन्ना, बाजरा आदि फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन और कुल उत्पादक में बहुत वृद्धि हुई है। तो ये सब आपके क्या है, हरित क्रांति की जो विशेषता, जो उपलब्धियां हैं कि उसके बाद क्या क्या अचीवमेंट्स हुए हैं, इनको हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें आप चाहें तो मेंस में भी डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं अगर कुछ इस प्रकार का प्रश्न आता है तो। इसके साथ साथ आगे मूव करते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि आपका कृषि वित्त क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो आपका एग्रीकल्चर फाइनेंस है उसमें क्या है कि इसको वित्त का जो वर्गीकरण है 3 टाइम पीरियड के आधार पर विभक्त किया गया है। जैसे अल्पकालिक ऋण, यहाँ पर आप देखेंगे अल्पकालिक ऋण हो गया, इसके बाद मध्यकालिक ऋण और दीर्घकालिक ऋण। अल्पकालिक ऋण की बात की जाए तो सामान्यतः ये जुताई करने के लिए, खेतों में उन्नत किस्म के बीजों को खरीदने के लिए, उर्वरक कीटनाशकों को खरीदने के लिए अल्पकालिक ऋण सामान्यतः 15 महीने की अवधि के लिए दिए जाते हैं। मध्यकालिक ऋण 15 महीने से 5 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाते हैं और इनका प्रयोग ज़्यादातर आप देखेंगे कृषि यंत्रों और मशीनों को क्रय करने और सुधारात्मक कार्यों के लिए किए जाते हैं। जबकि लॉन्ग टर्म लोन्स की बात की जाए तो सामान्यतः 5 से 20 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं और कृषि ऋण को दीर्घकालिक ऋण भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं देखिए अब ऋण उपलब्ध होगा, वित्त होगा, फाइनेंस होगा, तभी तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, चीज़ों में विकास होगा, नई नई किस्मों को उपजा जाएगा। ठीक है, कृषि उपकरण आ सकेंगे, सिंचाई के साधनों में सुधार होगा, उन्नत किस्म के बीजों को देखा जा सकता है। तो पर्याप्त मात्रा में उचित समय पर अगर व्यवस्था इसी के द्वारा हो सकती है तो चीज़ों में जो है ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर वित्त व्यवस्था जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, फाइन होगी, उस प्रकार से उसमें प्रोडक्शन में भी उतना ही बेनिफिट होगा। भाई जितना ज़्यादा पैसा हो उस तरह से प्रोडक्टिविटी भी होगी और प्रोडक्शन हमें दिखाई देगा, कृषि में सुधार होगा। ना केवल कृषि में सुधार होगा, स्टार्टिंग से हम समझते आ रहे हैं कि कृषि सुधार की बात की जा रही है तो किसानों को भी हम नहीं छोड़ सकते, तो किसानों की लाइफस्टाइल में भी जो है चेंजेस आएंगे। भाई जैसा हम फिर धीरे धीरे अर्न करेंगे, हमारे लाइफस्टाइल में भी तो चेंजेस आते हैं ना। तो ना केवल कृषि में बल्कि कृषकों के जीवन में भी बहुत सुधार देखने को मिलेंगे हमें। क्लियर है? आइए देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए आप देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनको हम RRB इसकी कहते हैं, यानी कि रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, RRB। ठीक है, इसको इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि उस समय इनकी संख्या जो थी वो 5 थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उद्देश्य आप देखेंगे तो बैंकिंग सेवा को ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना था, जहां बैंकिंग सुविधाओं का काफ़ी अभाव था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 2 दायित्व सुनिश्चित किए गए हैं, जैसे समाज के कमज़ोर वर्गों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना और ग्रामीण इलाकों में बचत को बढ़ावा देना और वहां उत्पादक गतिविधियों में सहयोग देना है। ठीक है, ग्रामीण आप देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंक यानी कि 50:15:35 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंक, मतलब केंद्र सरकार का 50%, राज्य सरकार का 15% और प्रवर्तक बैंक का 35% के अनुपात में पूंजी का जो है निवेश करते हैं। केलकर समिति की इस सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद कर दी और फिलहाल देश में 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं और इनके एकीकरण की प्रक्रिया अभी भी जारी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी दिए गए कि उद्देश्य था कि ग्रामीण अर्थतंत्र को कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, अन्य उत्पादन गतिविधियों से जोड़ना। ठीक है, जोड़कर कृषि और अन्य सुविधाएं प्रदान करना। इसमें ग्रामीण बैंक वित्त हेतु समर्पित संस्थान है, ये छोटे और उद्यमियों के तत्संबंधी गतिविधियों में सहयोग प्रदान कर उन्हें विकसित करना था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ओरली यहाँ पर कवर कर दी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक्स की बात कर रहे हैं। तो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, आइए हम उनको समझ लेते हैं कि जैसे हमने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पढ़ा, वैसे कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं कि भारत में सहकारी समितियों का द्वारा संचालित किए जाने वाले बैंकों को ही हम सहकारी बैंक कहते हैं। ये बैंक जिस राज्य में होते हैं उस राज्य के रूल्स के द्वारा इनको संचालित किया जाता है और भारत में जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका जो गठन है 3 स्तरों पर किया गया है। राज्य सहकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्ष संस्थान है और इसके बाद केंद्रीय जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं और तृतीय स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां होती हैं जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। ठीक है, तो राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और स्थानीय स्तर पर प्रथम सहकारी साख संगठन इत्यादि 3 तरह से इन कोऑपरेटिव बैंक्स को यहाँ पर जो है 3 स्तरीय रूप में दिखाया गया है।
ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि राज्य सरकारी बैंक जो हैं वो उपभोक्ताओं से सीधे नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि ये शेष दोनों जो आप जिला स्तर और स्थानीय स्तर पर देख रहे हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल और लोकल लेवल पर, दोनों स्तरों के बैंकों का विनियमन करते हैं और इनका पुनर्वित्त पोषण भी कराते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके सहकारी बैंक से संबंधित हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे आप एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंक जो है वो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन के लिए ऋण उपलब्ध करवाते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार, लघु उद्योग, व्यक्तिगत वित्त के लिए साख उपलब्ध कराते हैं। राज्य सहकारी बैंक, कृषि सहकारी समितियां, शहरी सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक आदि जो है सहकारी बैंकों के कुछ प्रमुख उदाहरण भी हैं। ठीक है, इतना यहाँ पर ज़रूरी था, बस इतना हम समझते हैं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पर देखिए, इससे पहले हम नीचे की ओर बढ़े, हमें थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना है। यहाँ पर पेड ग्रुप से संबंधित आपको कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी जा रही हैं, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ज्ञान सर का यहाँ पर नंबर दिया गया है, उस पर आप चाहें तो एग्जाम से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन या पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर उनसे मैसेज कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप पे। ठीक है, इसी तरह से निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें, जुड़े रहें, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें, ताकि एग्जाम्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और तैयारी को निरंतर बनाए रखिए अपना। ठीक है, देखिए हमारा अगला सेगमेंट है ये इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि भारत का भूगोल हम देखने वाले हैं, जिसमें स्पेसिफिकली आज हम क्या, यहाँ पर सबसे पहले हम लक्षद्वीप के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर के प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। यहाँ द्वीपों की जो कुल संख्या है वो 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद हैं आज के टाइम पर। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो जैसे 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था, और इससे पहले इनको मालदीव, मिनिकॉय और एमन द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। आइए आपको यहाँ पर एक पिक्चर शो करती हूँ, ताकि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा सकूँ कि जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो एक्चुअल में कैसा है, और वहाँ की चीज़ों को हमें समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सामने आपको पिक्चर दिया गया है। अब आप देखेंगे, कह रहे हैं कि लक्षद्वीप जो है उसकी जो राजधानी है वो जो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है, वो क्या नाम है उसका, कवारत्ती। ठीक है, तो आप देखिए कवारत्ती यहाँ पर उसकी क्या है, एक राजधानी है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कवारत्ती क्या है, उसकी एक राजधानी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, कह रहे हैं कि इसमें जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। यहाँ पर आप 9 डिग्री चैनल देख पा रहे होंगे, जो कि आपको कह रहे हैं 9 डिग्री जो चैनल है आपका ये वाला, कह रहे हैं कि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है, मिनिकॉय को अन्य द्वीपों से अलग करता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे मिनिकॉय जो है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, मिनिकॉय आपका लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। क्लियर है। इसके बाद हम यहाँ पर और क्या चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि जो कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप पॉइंट अगर हम कहें, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, एंड्रॉट या एंथ्रॉथ है। तो एंड्रॉट आपको कहाँ दिख रहा है इसमें, देखिए एंड्रॉट जो द्वीप है आपका सबसे बड़ा, कहते हैं कि इसका देखिए यहाँ पर ये लक्षद्वीप सी के पास में आपको ये एंड्रॉट दिख रहा होगा। ठीक है, ये एंड्रॉट आपको दिख रहा होगा। तो कह रहे हैं कि ये जो एंड्रॉट है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रॉट है, जो कि 4.90 वर्ग किलोमीटर फैला है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। सॉल्सेट द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई और थाणे नगर इसी द्वीप पर अवस्थित है। ये तो रही लक्षद्वीप से संबंधित यहाँ पर बात। आइए अपने टॉपिक पर वापस से हम आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, हमने अभी देखा। ठीक है, आगे आते हैं। इसमें हम अगला क्या है हमारा, तो ऑफशोर आइलैंड मतलब अपतटीय द्वीप के किनारे, मतलब तट के किनारे की यहाँ पर आपसे बात की जा रही है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। इसमें देखिए अलग अलग तरीके के द्वीप हैं, पहले हम उसको समझते हैं ऑफशोर आइलैंड में और क्या क्या आएंगे। जैसे कि आप देखेंगे आपका श्रीहरिकोटा द्वीप हो गया, ये आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित द्वीप है और इस द्वीप पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक है, तो ये कौन सा, श्रीहरिकोटा द्वीप आपका हो गया। इसमें कई सारे नाम देखिए आप देखेंगे दिए गए हैं, उनमें से ही कुछ आपको मैं एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें बता रही हूँ। श्रीहरिकोटा पुलकित झील को बंगाल की खाड़ी से, कहाँ से, पुलकित झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है और पुलकित झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर अवस्थित है।
इसके बाद अगर मैं बात करूँ पम्बन द्वीप की, तो पम्बन द्वीप क्या है कि ये आदम ब्रिज और राम सेतु का ही एक भाग है और भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है, ध्यान रखिएगा, पम्बन द्वीप पर ही आपका रामेश्वरम स्थित है। ये मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। न्यूमूर द्वीप की अगर मैं बात करूँ तो न्यूमूर द्वीप आप देखेंगे यहाँ पर, न्यूमूर जो द्वीप है आपका बेसिकली वो कहाँ पर है, ये बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है, जिसके कारण आप देखते हैं इस पर अधिकार को लेकर दोनों देशों के बीच उठे विवाद के चलते इन दोनों देशों के बीच बांट दिया गया है। भारत के हिस्से में आए इस द्वीप का अधिकांश भाग जलमग्न अवस्था में है। ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप जिसको व्हीलर द्वीप भी कहते हैं, कौन सा व्हीलर द्वीप, वैसे मैंने पिछली बार आपको ये पढ़ाया है अगर आपको याद होगा, तो व्हीलर द्वीप जो है आपका वो ये ओडिशा के सागर तट से परे राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित एक ये द्वीप है। इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था जिसको हम अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं। और इसका प्रयोग की बात करें तो भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में इसका प्रयोग करता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए माजुली द्वीप जो है, इन सभी में देखिए यहाँ पर जो पहला सेंटेंस जो आपको दिया गया है ना, इन सब में ये सारे द्वीपों के बारे में भी कहीं ना कहीं बताया गया है, तो जो एक्स्ट्रा है उनको भी हम बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो आपका माजुली द्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और जो असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ है और अपनी जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ की जनसंख्या काफ़ी सघन है और माजुली को असम का 33वां जिला घोषित किया गया है। इसके साथ ही ये देश का पहला नदी द्वीपीय जिला बन गया है। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आते हैं कोरी क्रीक यानी कि निवेश का एक जोरिया क्रीक है आपका। भारत और पाकिस्तान के मध्य आप देखेंगे कच्छ क्रीक, कच्छ के रन जो है 96 किलोमीटर में जलीय दलदली क्षेत्र है। इसको देखिए हम मैप के थ्रू, यहाँ पर देखिए अपने मैप में, यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में आपको, यहाँ पर आप नज़र डालेंगे तो देखेंगे कह रहे हैं कि ये जो आपका एरिया है ना, ये जो एरिया है कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है। ये आपका क्या है, दलदली संकरा क्षेत्र है, ये आपका दलदली संकरा क्षेत्र है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। किसको, गुजरात और भारत के गुजरात और पाकिस्तान के क्षेत्र को अलग करता है। और मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का कब्जा बराबर अभी बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैप के थ्रू देखिए, जब भी ज्योग्राफी में पढ़ाऊँ सबसे पहले अपना एटलस निकाल लीजिए, ताकि मैप के थ्रू चीज़ें जब आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं और याद भी हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमें यहाँ पर और क्या चीज़ें देखनी, जैसे कि द्वीप पर आप देखेंगे कि भारत निर्मित भारत का सबसे बड़ा मुंबई नगर है और पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्र से अधिक है। लेकिन नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से हम देखेंगे तो मुंबई का जो क्षेत्रफल है वो पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद द्वीप और उनकी अवस्थितियाँ आपको, आइलैंड और उनके लोकेशंस आपको दिए गए हैं। जैसे कि आप देखिए अपनी सोच लेते हैं कि द्वीप और इनकी अवस्थितियाँ क्या है। जैसे बेअंत शयोधर वो कच्छ की खाड़ी में है। पिरम आप देखेंगे वो आपका गल्फ ऑफ कॉम्बे यानी कि खंबात की खाड़ी में है। द्वारका आपका अरब सागर की खाड़ी में है और दीव आपका काठियावाड़ तट पर स्थित है। और अद्दू एटोल जो आपका है वो साउदर्न मोस्ट एटोल ऑफ मालदीव्स यानी कि मालदीव का दक्षिणतम एटोल है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट आपको जनजातियाँ दी गई हैं यानी कि ट्राइब्स दिए गए हैं। तो आइए पहले इन ट्राइब्स को हम अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये ट्राइब्स। इनको अच्छे से पढ़िएगा, ना केवल पीटी के पर्पज़ से बल्कि मेंस में भी आपसे जो है बहुत बार यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। चाहे तो इनके अलग से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ मेंशन है उसके अलावा भी मैं आपको चीज़ें एड ऑन करके बताती हूँ, ताकि उसको और सिंप्लीफाई किया जा सके, हम कह सकते हैं सरल भाषा में समझा जा सके। जैसे देखिए, अब जनरल इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, जो आपकी जनजातियाँ जो ट्राइब्स हैं, तो प्रजाति का अर्थ क्या होता है, एक ऐसे विशेष मानव वर्ग से है जिसमें वर्ग विशेष के सभी मनुष्यों की शारीरिक रचना और बाह्य लक्षण जैसे त्वचा का रंग, उनका कद, उनका सर, उनकी नाक की बनावट, बालों की प्रकृति, आँखों की बनावट, होठों की मोटाई, रक्त वर्ग आदि एक जैसे ही होते हों। ठीक है, इसके बाद हम इसको साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में थी या जो अब भी राज्य की मुख्य धारा से अलग थलग है। ठीक है, जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है।
अब हम समझते हैं जो प्रमुख जनजातियां हैं वो कौन कौन से यहाँ पर जो है ग्रुप्स दिए गए हैं। जैसे थारू जनजाति की अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो ये जनजाति यूपी के सीमावर्ती नेपाल क्षेत्र और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में मुख्य रूप से निवास करती है। और ये जो जनजाति है हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदुओं के सभी त्योहारों को भी मानते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं और वर्तमान में दीपावली को शोक पर्व के रूप में ये लोग अब नहीं मनाते हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। भोटिया जनजाति की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे ये किस प्रकार से जो है उससे भिन्न है। भूटिया हम जिसको बोलते हैं, ये जो ट्राइब है ये अधिकांश लोग पर्वतीय स्थानों पर ही रहते हैं और इनका जो संकेंद्रण है वो उत्तरी क्षेत्र मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम राज्यों में पाया जाता है। और भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है, ठीक है। भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में पाई जाती है और यह भी ऋतु प्रवास करती है। और भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास हेतु काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। ये आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक रूप से अन्य जनजातियों की अपेक्षा काफ़ी पिछड़ी हुई है ऐसा माना जाता है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं जौनसारी जो आपकी जनजाति है, क्या नाम है इसका, जौनसारी। तो ये किस प्रकार से जो है अन्य जनजातियों से भिन्न है, तो ये उत्तराखंड के स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है और इसमें बहुपति विवाह प्रथा जो है काफ़ी प्रचलित है। तो जो ये है कि इसमें देखते हैं अगली जनजाति कौन सी है आपकी, अगले जो जनजाति समूह है वो आपकी है बुक्सा। तो बुक्सा क्या है, कैसे भिन्न है ये, आप देखेंगे कि इसमें क्या है कि ये जो जनजाति है वो उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से और यूपी के कुछ भागों में पाई जाती है, ठीक है। यूपी के भी कुछ भागों में ये पाई जाती है। तो ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है इन जातियों में। इन जनजातियों में कौन सा, अनुलोम और प्रतिलोम स्टाइल से मैरिज यहाँ पर काफ़ी फेमस है। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। इसके बाद आता है राजी जनजाति। तो राजी जनजाति जो है वो भी उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी। राजी जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है और ये काफ़ी भिन्न है बाकियों से। देखते हैं कैसे, जैसे स्थानीय रूप से इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, बनरौत कहा जाता है। तो बनरौत के नाम से भी अगर कोई जनजाति आए तो ध्यान रखना है वो कौन सी होगी, राजी जनजाति है, ठीक है। इसका धर्म क्या है, हिंदू है। और जनजातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा बहुत प्रसिद्ध है। तो झूम कृषि हमने आपको कल्टीवेशन के बारे में बताया था, झूम कल्टीवेशन के बारे में। तो झूम कृषि जो है वो काफ़ी प्रचलित है इनमें। खरवार की अगर मैं बात करूँ तो खरवार जो जनजाति है आपकी वो देखेंगे आप कि किस तरह से भिन्न है। ये खरवार जनजाति यूपी के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र जिले में निवास करती है खरवार जनजाति। और ये काफ़ी क्रोधित और शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत माने जाते हैं और यूपी की दूसरी बड़ी जनजाति है ये, ठीक है। और ये जो जनजाति कर्मा नृत्य करती है, इनका नृत्य फॉर्म क्या है, कर्मा। तो इनका एक तरीके से फोक डांस है, कर्मा फोक डांस है इनका खरवार जनजाति का। गद्दी की बात की जाए तो देखेंगे कि गद्दी जो जनजाति है वो आपके पश्चिमी हिमालय की धौलाधर श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा आदि जिलों में निवास करती है। और यहाँ पर इनकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा यानी कि राजस्थान शासकों के वंशज मानते हैं, ठीक है। इसके बाद गोंड की अगर मैं बात करूँ तो गोंड जो जनजाति आप देखेंगे कि इनको गोंड कहा जाता है। किस कारण से, गोंडवाना लैंड में मूल निवासी होने के कारण। ये जनजातियां समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात में पाई जाती है। ये लोग मुख्यतः आखेट और मछली पर निर्भर करते हैं। तो गोंड जनजाति स्थानांतरित कृषि भी करते हैं और कम वस्त्र पहनते हैं और पत्नियों के आभूषण पहनने का बड़ा शौक यहाँ पर प्रचलित है। और पशु बलि जो है, पशुओं को बलि चढ़ाना इनका मुख्य प्रथा इनकी मानी जाती है। भील की अगर मैं बात करूं, जो भील जनजाति है वो आप देखेंगे ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है और मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। और भील शब्द की जो उत्पत्ति है, जो द्रविड़ शब्द बील से हुई है जिसका मतलब होता है धनुष, ठीक है। भील जनजाति के लोगों के रीति रिवाज राजपूतों की तरह है एवं ये लोग भीली भाषा बोलते हैं, ठीक है। संथाल की अगर मैं बात करूँ तो संथाल जनजाति जो है वो परागना क्षेत्र के मूल निवासी हैं संथाल। और इसके बाद देखेंगे एज पर द सेंसस ऑफ 2011 के सेंसस के अनुसार कहते हैं कि संथाल लोग जो है बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में निवास करते हैं। तो क्या है कि इनकी शारीरिक रचना की अगर मैं बात करूं तो द्रविड़ लोगों से काफ़ी मिलती जुलती है और उनका मुख्य आहार क्या है, राइस है, चावल है। मुंडा जनजाति, बहुत सुना होगा आपने इस ट्राइब के बारे में। ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा इन सब क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। और ये मुंडा जनजाति जो बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल,
सरहुल, सरोई, ये सब प्रमुख त्यौहार है। और सरहुल त्यौहार जो है वो मार्च अप्रैल के दौरान मनाया जाता है, पूछा गया है आपसे, ठीक है। कोरवा जनजाति की अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली ये आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के एरिया में आपको देखने को मिलती है और इसका मुख्य व्यवसाय कृषि माना गया है। मंगानियर जो जनजाति है वो आपकी ये डेजर्ट रीजन में यानी कि राजस्थान के एरिया में जनजाति देखने को मिलती है, काफ़ी संख्या में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। खासी जनजाति, ये आप खासी जनजाति के तो यहाँ पर क्या है, टोडा जनजाति के बारे में, खासी जनजाति के बारे में ये दिया गया है कि नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है टोडा जनजाति और इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण। टोडा जनजाति की बहुपति विवाह काफ़ी प्रचलित है, ठीक है। खासी में ये उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय, असम, मिजोरम निवास करती है, झूमिंग कृषि भी करती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जारवा जनजाति की तो आप देखेंगे इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव, यानी कि ये जो है आद्य जनजाति है सर्वाधिक और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान निकोबार और मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। अब देखिए नीचे दिया गया है जैसे एक और जनजाति आपका काफ़ी सारी जनजातियाँ जैसे आपको दी गई हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि नागा में आपने देखा जनजाति, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति, झारखंड या अन्य उराव हो गया, भूमिज हो गया, खड़िया हो गया, असुर बैग आदि प्रमुख है। राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ भील, मीणा, सहरिया, गरसिया, दमोर, ये सब जनजाति हैं। और इसके बाद यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार आप देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में जनजातीय समूह नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जैसे सरहुल त्यौहार हो गया, झारखंड क्षेत्र के उराव हो गया, मुंडा जनजाति, हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार जो है किन किन के द्वारा मनाया जाता है ध्यान रखना है। और ये प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह के क्षेत्र में मनाया जाता है। संथालों में विवाह को वापला या वुपला कहा जाता है। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य पौन कहलाता है। शादियाँ तोड़ी भी जा सकती है। यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। बोडो जनजाति एक नरजातीय बहुभाषी समुदाय है जो नॉर्थ ईस्ट के गारो पहाड़ियों में पाई जाती हैं, ठीक है। उराव जनजाति की अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे जो उराव जनजाति का युवा ग्रह जो धुमकरिया कहलाता है, ये जनजाति समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, ठीक है। और इसमें वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है, ऊपर हमने देखा था। उराव की पंचायत को पंचोरा कहा गया है, ठीक है, पंचोरा कहा गया उराव की पंचायत को। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका भारत में जनजाति के निर्धारण के लिए एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं वो हम समझते हैं। जैसे भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है। त्रिपुरा राज्य में देखेंगे हलाम हो गया, नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो त्रिपुरा में क्या क्या जो जनजाति पाई जाती है उनके नाम हमें याद रखने होंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि झारखंड की 32 जनजातियों में 8 जनजातियां जो आदि जनजाति समूह में आती हैं, उनके कई सारे नाम हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियों की जो संख्या है 2.23 है। तो 2011 के अनुसार 2.23 इनकी जनजातियों की संख्या है। हमें यहाँ पर याद रखना होगा ये सारी चीज़ों को। 27% भाग पर जनजातियों की झारखंड की कुल जनसंख्या है, ठीक है। ये सब सेंसस जो आपको दिए जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2011 से डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं सेंसस से, तो आपको याद रखनी होंगी ये सारी चीज़ें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं जैसे जरवा जनजाति जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति। जरवा जो जनजाति है वो आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजाति है, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं जैसे कि आपका हो गया यहाँ पर जनजाति दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीपों के तटों पर, पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खैरवार है। चूँकि कत्था को खैर भी कहा जाता है इसलिए माना जाता है इस नाम पर इस जनजाति का नाम खैरवार पड़ा होगा, ठीक है। आइए अब हम यहाँ पर अपवाह तंत्र को समझते हैं कि अपवाह तंत्र क्या होते हैं। देखिए अपवाह तंत्र क्या है उसको हम पहले समझते हैं। अपवाह तंत्र क्या होता है, जब नदियों के जल का बहाव कुछ निश्चित जल मार्गों के माध्यम से होता है या वाहिकाओं के माध्यम से होता है तो उन नदियों को अपवाह कहते हैं उसे, ठीक है। और इन्हीं वाहिकाओं के जाल को जो जाल होता है उसको अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके अपवाह तंत्र हो जाते हैं। इसके बाद कहते हैं मुख्य अपवाह के प्रतिरूप क्या है, यानी कि आपके इम्पॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स क्या होते हैं। तो ड्रेनेज पैटर्न्स को हम यहाँ पर समझ लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि नदी के उद्गम स्थान से लेकर उनके मुहाने यानी कि मुख तक नदी और उनकी सहायक नदियों द्वारा की गई रचना को अपवाह प्रतिरूप यानी कि ड्रेनिंग पैटर्न ऑफ रिवर्स कहते हैं।
तो नदियों का अववाह कुछ कारकों पर निर्भर करता है, जैसे भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति और संरचना, स्थलाकृति, ढाल प्रवणता, जल की मात्रा, बहाव की अवधि। तो ये सब क्या है आपका ड्रेनिंग पैटर्न है, रेनिंग के उसके रिवर्स के मुख्य अपवाह प्रतिरूप हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कुछ कुछ नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसे कहते हैं वृक्षाकार है, ठीक है, अरीय है, अरीय प्रतिरूप है यानी कि रेडियल प्रतिरूप है। इसके बाद आप देखेंगे टेरिलिस जो जलीनुमा प्रतिरूप है, अभिकेंद्री यानी कि सेंट्रीपिटल जो अभिरूप है। इसके बाद कैचमेंट प्रतिरूप है। ये सब क्या है, इनको आप समझिए, ये शब्दों को समझिए, शब्द समझ जाएंगे तो चीज़ें अपने आप आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो डेंट्रीटिक जो यानी कि वृक्षाकार जो प्रतिरूप है वो क्या होते हैं एक्चुअल में। वृक्षाकार जो डेंट्रिक ड्रेनिंग जो पैटर्न है एक्चुअल में इन्हें क्या कहते हैं कि जब नदियों की जल धाराएं उस स्थान के स्तरीय ढाल के अनुसार बहती हैं तो मुख्य नदी उसकी सहायक नदी के द्वारा वृक्ष की शाखाओं के रूप की तरह अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। तो वृक्ष की शाखाओं की तरह कुछ इस तरह से आप जो मान सकते हैं इनका जो है निर्माण किया जाता है। किस तरह से इनका निर्माण करता है, जैसे वृक्ष की जो शाखाएं होती है ना, कुछ इस तरह से इनका जो है निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं मैं आशा करती हूँ। तो कह रहे हैं कि वृक्ष की तरह इनका जो है निर्माण होना शुरू हो जाता है, जिसे द्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स आप देखेंगे उत्तरी भारत के मैदान की नदियाँ, दक्षिण भारत की पूर्व की ओर बहाव वाली नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि क्या हैं आपकी, ये डेंड्रिटिक ड्रेनिंग पैटर्न पर आधारित हैं। ड्रेनेज पैटर्न्स की बात करें, जलीनुमा अववातन, तो ये मुख्य नदियाँ हैं एक दूसरे से समानांतर पर बहती हूँ और सहायक नदियाँ उनके समकोण पर मिलती हूँ, तो ऐसे प्रतिरूप को हम क्या कहते हैं, पैटर्न को जालीनुमा अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो जालीनुमा अपवाह तंत्र किसे कहा जाता है, आपने इसको समझा। कुछ इस तरीके के पैटर्न को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे पेड़ की शाखाएं टाइप की नहीं होती है तो उसमें कई सारे बंचेस आप देखेंगे होते हैं, तो कुछ इस प्रकार से जैसे आपको यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ या किया है मैंने अभी, तो उनको हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि कुछ इस तरह से जो है आपकी यहाँ पर जो आपकी कह सकते हैं जो जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप होते हैं। आयताकार अपवाह प्रतिरूप यानी कि रेक्टेंगुलर ड्रेनिंग पैटर्न कैसे होते हैं, जो सहायक नदियाँ अपनी मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं और तो इस प्रकार के बने प्रतिरूप को आयताकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। उदाहरण के लिए बिंद की पहाड़ियाँ, पलामू क्षेत्र की कुछ नदियाँ इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं, ठीक है। ये सब हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं और किन चीज़ों के बारे में बोला गया, जैसे सेंट्रीपिटल प्रतिरूप क्या होता है आपका। सेंट्रीपिटल देख लें तो जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे पैटर्न को अपवाह प्रतिरूप यानी कि अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल यानी कि क्या, इसको एक्चुअल में क्या बोला जाता है, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद जैसे इन शब्दों के मतलब समझ आएंगे तो वैसे ही अपने आप चीज़ें समझ आ जाएगी। तो अब देखेंगे एक नदी है, उस नदियों की द्वारा अपवाही क्षेत्र को हम अपवाह द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी कहा जाता है, ठीक है। और कैचमेंट हम कह सकते हैं कि अपवाह द्रोणी है। तो अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करने वाली सीमा को हम जल विभाजक या वाटरशेड कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ ड्रेनेज सिस्टम दिया गया है भारत में अपवाह तंत्र के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। इसे भौगोलिक आकृतियों के आधार पे ना आप देखेंगे भारत की नदियों का जो अपवाह तंत्र है मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको प्रभावित करने वाले कुछ कारक दिए गए हैं। जो ड्रेनेज है यानी प्रतिरूपों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। जैसे कि चट्टानों का स्वरूप और संरचना, स्थलाकृति, ढाल, प्रवाहित जल की मात्रा, प्रवाह की अवधि या समय, उसके बारे में। और दो रूपों में इसको बांटा जाता है इसकी उद्गम की दृष्टि से, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से पैटर्न दिया गया है आपको, जिसमें कंपैरिजन किया गया है हिमालयन और पेनिसुलर रिवर के बीच में, ठीक है। पेनिसुलर रिवर यहाँ पर उसके बीच में जो है डिफरेंस दिया गया है हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी के बीच में। चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इस प्लेस का जो उद्गम स्थल है वो इस प्लेस का उद्गम स्थल हिमालय नदी में कैसे दिखाया गया है कि ढके हिमालय पर्वत से, ठीक है, ढके हिमालय नदियों से, ढके हिमालय पर्वत से हिमालय नदी का। और इसके बाद हम देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी, तो प्रायद्वीपीय पठार और मध्य उच्च भूमि। आइए देखिए इसका उद्गम स्थल हमने यहाँ पर देखा। अफवाह के जो प्रकार है वो पूर्ववर्ती अनुवर्ती मैदान भाग में वृक्षाकार रूप में होते हैं और यहाँ पर अरीय और आयताकार रूप में बनाए जाते हैं। नदी की प्रकृति की बात की जाए
तो देखेंगे इसका नेचर कैसा होता है। लंबा मार्ग होता है, उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती नदियाँ हिमालयन नदी होती हैं इसमें, जबकि 7 छोटे निश्चित मार्ग से घाटियों से गुजरती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। जल ग्रहण क्षेत्र आप हिमालय नदी में देखेंगे बहुत बड़ी द्रोणी है और यहाँ पर अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी है। नदी की आयु की बात कीजिए तो युवा और क्रायशील घाटियों को गहरा करना, प्रवणित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियाँ जो अपने आधार तल पर पहुंची हुई होती हैं। इस तरह से आपने यहाँ पर क्या समझा, हिमालय प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना के बारे में यहाँ पर पढ़ा। आइए अब हम इसके बारे में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपका अगला सेगमेंट हमारा यहाँ पर जो हमारा अगला सेगमेंट है वो हमारा होगा गंगा नदी तंत्र, यानी कि गंगा ड्रेनिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो गंगा ड्रेनिंग सिस्टम जो है वो आइए आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं। क्या है, कैसे ये भिन्न है। तो जो गंगा की प्रधान धारा है उसको हम भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है, ठीक है। और अलकनंदा उत्तरांचल के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के निकट गंगा पर्वतीय हिस्सों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है और हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर जो है वो गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी है। और यमुना नदी का जो उद्गम है वो हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से होता है। ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर प्रवाहित होती हैं और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती हैं। घाघरा, गंडक, कोसी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है और इस कारण से हर साल उत्तरी मैदान में कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जनधन का नुकसान भी होता है। लेकिन ये नदियाँ जो मिट्टी को उपजाऊ बनाकर कृषि योग्य भूमि भी बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलने वाली जो मुख्य सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, सोन है और ये अर्ध शुष्क इलाकों से निकलती हैं और इनकी लंबाई कम और इसमें जल की जो मात्रा है वो भी कम होती है। और आप देखेंगे ये सारी चीज़ें जो हैं हमें याद रखनी, क्योंकि मेंस में भी आपको इस तरह से लिख सकते हैं आप। इसके बाद आप बात करें तो आप देखेंगे कि अलकनंदा की सहायक नदियाँ जैसे पिंडार नदी हो गया बाएं तट से कर्णप्रयाग में, और मंदाकिनी नदी तट जो है दाएं तट से रुद्रप्रयाग में इसमें आकर मिलती हैं, ठीक है। गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल से फरक्का यानी कि गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है ये तक बहती है और जहाँ 2 धाराओं में बढ़ जाती हैं। जैसे एक धारा हुगली के नाम से जानी जाती है, दूसरी धारा भागीरथी के रूप में प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद ये मेघना नाम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इसके बाद ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर जैसे इसमें भी वही सब चीज़ें दी गई, उसको मैं अपनी भाषा में समझाने का प्रयास कर रही हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, लार्जेस्ट अपवाह तंत्र गंगा रिवर सिस्टम कहा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे जैसे कि यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी सबसे लंबी सहायक नदी हमने अभी समझा। चंबल जो है वो नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू के निकट निकलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा किसके निकट से निकलती है, और उत्तरी मुखी होकर ये महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है। इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है और कोटा से ये बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद यहाँ देखेंगे जैसे कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत जो है तिब्बत के माउंट एवरेस्ट के उत्तर में और जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण से निकलती है और अरुण नदी से मिलकर ये सप्त कोसी बनाती है, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन इत्यादि जो नदियाँ हैं यमुना के दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जबकि चंबल की सहायक नदियों में बनास, काली सिंध, कुनो इत्यादि प्रमुख है और बनास की सहायक नदियों में खारी और धुंध प्रमुख है, ठीक है। आप देखिए वितरिका, आप सुनेंगे एक डिस्ट्रीब्यूटरी एक शब्द आता है, वो मुख्य नदियों से निकलने वाली छोटी नदी जो उनमें नहीं मिलती है जैसे हुगली, ठीक है। सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, मुख्य नदियों से मिलने वाली जो नदी है जिसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा होता है, जैसे कि यमुना और सोन नदी। तो इन सब शब्दों को याद रखना है, ठीक है। दामोदर हुगली के दाएं तट की एक प्रमुख झील है जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक स्थित है। ये सब आपने समझा यहाँ पर। इसके बाद और भी कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पर दी जा रही हैं, जैसे कि रामगंगा नदी जो है वो गैरसेन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है। इसकी बात कर रही हूँ मैं, छोटा नागपुर पठार की बात कर रही हूँ। तो आप देखेंगे कि जो छोटा नागपुर पठार है वो इसके पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है, ठीक है। बराकर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, कभी बंगाल का शोक कही जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक बहुउद्देशीय परियोजना के वश में कर लिया है, ठीक है।
शारदा या सरयू रिवर की अगर मैं बात करूं तो इसका उद्गम नेपाल हिमालय के मिलाम हिमनद में है, जिसे गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और गंगा नदी की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ यहाँ पर दी गई हैं। गंगा के दक्षिणी तट पर सोन एक सबसे बड़ी नदी हमने देखा था, अमरकंटक पठार से निकलती है। अलकनंदा नदी चमेली, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है, हमने अभी ऊपर ही समझा है। ठीक है, इसके बाद बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली जो नदी है वो मंदाकिनी है। देखिए यहाँ पर एक और पिक्चर मैं आपको डिस्प्ले करना चाहूँगी जिसमें आपने 4 धाम के बारे में काफ़ी सुना होगा। आइए देखते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं कहाँ पर ये हो सकती है। देखिए, इसको भी मैं मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी, जैसे कि आप अगर यहाँ ध्यान दें तो देख पाएंगे कि इस तरह से, एक सेकेंड रुक जाइए ज़रा। आइए देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 4 धाम जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इस तरह से नदियों का जो बहाव है कुछ इस प्रकार से है। अब आप अपनी स्क्रीन पर अगर हम चलें यहाँ पर तो आप देखेंगे, अपने अगर हम टॉपिक पर चलें तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि कह रहे हैं कि आप इस तरह से समझिए जैसे केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी क्या है, मंदाकिनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। इसके बाद कहते हैं कि ये चोरीबाड़ी ताल से निकलती है और सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है और कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से, पिंडर नदी से मिलती है। ये सब चीज़ें यहाँ पर समझने की हैं जो कि आप यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है, आइए इसकी पिक्चर को भी एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्प्ले कर देती हूँ। माफ़ी चाहती हूँ, मैं इसको दिखाना अभी भूल गई। देखिए यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर मैं एक बार शो कर देती हूँ आपको, जैसे कि ये यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ये क्या समझ आ रहा है, जैसे ये सब चीज़ें दी गई ना, यहाँ पर 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, किस तरह से नदियों का यहाँ पर बहाव है। आप देखिए गंगा से भागीरथी, मंदाकिनी, केदारनाथ की ओर अलकनंदा, धौरी गंगा, इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, अलकनंदा, देखिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको आप हमें मैप के थ्रू समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो मैप के थ्रू इनको समझ लीजिए क्या क्या कहा गया है। जैसे देखिए, स्क्रॉल कर लेती हूँ थोड़ा सा, जैसे कह रहे हैं कि रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। ठीक है, रुद्रप्रयाग में आप देखेंगे मंदाकिनी, और इसके बाद रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ जो आपका मंदाकिनी तट पर अवस्थित है। इसके बाद आप देखें कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी की पिंडर नदी से बहती है। अलकनंदा नदी आप यहाँ पर देखिए कर्णप्रयाग के पिंडर जो है वो नदी से मिलती है जाकर। तो ये सब चीज़ें हम मोटी मोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो गलतियाँ कम होंगी हमारी। आइए मैप के साथ देखते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जैसे राम गंगा, सरयू, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ें तो हम चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि आप देखेंगे जैसे यमुना नदी है वो हिमालय की यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है, इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे शारदा नदी नेपाल हिमालय अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि मिलाम हिमालय से निकलती है और प्रारंभ में इसे गौरी गंगा कहते हैं और नेपाल सीमा में इसे काली नदी कहते हैं। तो अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग नाम है। गंडक नदी नेपाल, ये पटना के निकट सोनपुर से गंगा से निकलती है और त्रिवेणी नहर की गंडक नदी में पानी आता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे देखें तो रामगंगा का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल से दूधा टोली श्रेणी से आता है। इनको ना रट लेना है आपको, सीधे सीधे फैक्ट्स हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर वही है कि दामोदर नदी जो है झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पहले उससे मिलती है। ठीक है, और इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता था, जहाँ पर अचानक से बाढ़ आ जाने के कारण इसको बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र आप देखेंगे फुलहर झील जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है और गंगा नदी की एक सहायक मात्र नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट फैक्ट्स दिए गए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो बहुत समझने वाली चीज़ें हैं, इसको आप खुद से देख सकते हैं। जैसे कि नदी पूर्वी अफवाह का उदाहरण है गंगा नदी पूर्वी। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा बहुत बार सुना होगा, भारत और बांग्लादेश के विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों से हुआ है और 2/3 भाग जो है बांग्लादेश में है, जो कि बाकी भाग भारत में है। भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है और यमुना और सोन नदी के मध्य आप देखेंगे जल द्विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर और पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, पटना के निकट गंगा में मिलती है। यहाँ पर आपके कुछ नदियों के जो है पिक्चर जो है दिए गए हैं मैप में, उनको आप अच्छे से रट लेना है।
देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर कौन सी नदी जो है अवस्थित है। इसी के साथ यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, उन पर संपर्क कर सकते हैं पेड ग्रुप के लिए। सर का नंबर भी दिया गया है। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई निरंतर करती रहिए, मॉड्यूल्स को पूरा देखिए। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो पेशेंटली कामली आप कमेंट बॉक्स में कोई चीज़ पूछ सकते हैं, बिना उसके कि ये नहीं है वो नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना, हमें चीज़ों को पूछना है, समझना है, ठीक है, ताकि दूसरों को मिसगाइड ना होने दें। और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, अपना सहयोग बनाए रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।